हेलो बेबी गर्ल्स एंड बेबी बॉयज। तो आज एक कदम आगे बढ़ाएंगे नेशनल इनकम की ओर और समझेंगे क्या होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये वो बेस है जिसके ऊपर पूरा नेशनल इनकम का चैप्टर खड़ा है। यही वो टॉपिक है जिसे समझ के बाकी सारे टॉपिक्स अपने आप कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो चलो इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक टेरिटरी। इसका सिंपल मतलब होता है वो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ लोग, पैसा और गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव कर सकते हैं। आसान शब्दों में इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी आता है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस होते हैं जो याद रखने पड़ते हैं। पहला, इंडियन शिप्स और एयरक्राफ्ट्स। अगर ये इंडियन रेजिडेंट्स के हैं और दो या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। दूसरा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो इंडियन रेजिडेंट्स ऑपरेट करते हैं वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं। थर्ड, इंडियन एम्बेसी। चाहे जापान में हो या अमेरिका में, इंडियन एम्बेसी हमेशा इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है। चौथा, इंडियन कॉन्सुलेट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स जैसे इंडियन आर्मी के बेसिस अब्रॉड में है, ये सब भी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होते हैं। क्या इंक्लूड नहीं होता? किसी दूसरे देश की एम्बेसी, जैसे दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी है, वो उस देश का टेरिटरी माना जाता है, इंडिया का नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ चाहे इंडिया में लोकेटेड हो फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाते। आओ एग्जांपल से समझे। अगर रिलायंस का ऑफिस न्यूयॉर्क में है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जापान में अगर इंडियन एम्बेसी है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन आए कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या नहीं तो पहले चेक करो क्या वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है या फिर एक्सेप्शन लिस्ट में आता है। अगर दोनों में से कोई नहीं तो चुपचाप नो कर देना, लेकिन रीजन के साथ लिखना। अगला कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इंडिया का सिटीजन वो होता है जो इंडिया में पैदा हुआ हो या जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सिटीजनशिप दे दी हो। रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी इंसान चाहे इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर, अगर किसी देश में 1 साल से ज्यादा रहता हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही हो, यानी कमाई, खर्चा, रोजमर्रा की जिंदगी सब वही लिंक्ड हो, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस समझो। इंडियन मुस्लिम हज पे जा रहा है वो इंडिया का सिटीजन भी है और नॉर्मल रेजिडेंट भी, क्योंकि स्टे टेम्परेरी है, वो वापिस आ जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट ताजमहल देखने 2 महीने के लिए आया, सिर्फ विजिटर है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं। चाइनीज बंदा इंडिया में 1.5 साल से बिजनेस कर रहा है, अब वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है लेकिन सिटीजन नहीं है। इंडियन एनआरआई जो अमेरिका में 10 साल से रह रहा हो, सिटीजन तो इंडियन है लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेस अब अमेरिका में है। एग्जाम में याद रखने वाली लाइन, नॉर्मल रेजिडेंट इज इक्वल्स टू मोर देन 1 ईयर स्टे प्लस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री। ओके। अगला बड़ा कॉन्सेप्ट फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो काम और रिसोर्सेज देने के बदले मिलती है, जैसे रेंट लैंड के लिए, वेजेस एंड सैलरी लेबर के लिए, इंटरेस्ट कैपिटल के लिए और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ये बेसिकली अर्निंग कॉन्सेप्ट है, मतलब इनकम लेने के लिए कुछ न कुछ काम या सर्विसेज देनी पड़ेगी। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना कोई काम किए मिल जाती है, बिल्कुल गिफ्ट की तरह, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स और प्राइज मनी जब कोई काम इन्वॉल्व न हो। ये रिसीप्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ इनकम मिलती है लेकिन उसके बदले कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती। सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है क्योंकि इससे कोई नई प्रोडक्शन नहीं होती, मतलब ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझो, तुम्हारे दादा ने तुम्हें छुट्टियों में 5,000 रुपए गिफ्ट दिए, ये ट्रांसफर इनकम है, इंक्लूड नहीं करेंगे। तुम कोचिंग में पढ़ाकर सैलरी कमा रहे हो, ये फैक्टर इनकम है, इंक्लूड करेंगे। नाउ डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम उस टोटल फैक्टर इनकम को कहते हैं जो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होती है। इसमें इनकम का सोर्स लोकेशन मैटर करता है, कौन इनकम कमा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। यानी अगर इनकम इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुई है, चाहे वो इंडियन रेजिडेंट ने कमाई हो या फॉरेनर ने, डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। इसमें शामिल होते हैं वो रेजिडेंट्स जो इंडिया
इंडिया के अंदर काम करते हैं। साथ ही नॉन रेजिडेंट्स या फॉरेनर्स जो इंडिया के अंदर काम करते हैं, इसमें शामिल नहीं होते वो रेजिडेंट्स जो इंडिया के बाहर काम करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम इंडिया की टेरिटरी में प्रोड्यूस नहीं हुई। नेशनल इनकम उस टोटल फैक्टर इनकम को कहते हैं जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं, चाहे वो इनकम इंडिया के अंदर मिले या इंडिया के बाहर। यहाँ रेजिडेंसी मैटर करती है, लोकेशन नहीं। इसमें शामिल होते हैं इंडियन रेजिडेंट्स जो चाहे इंडिया के अंदर इनकम अर्न करे या इंडिया के बाहर, जैसे NRI की इनकम जो NFIA के थ्रू नेशनल इनकम में ऐड होती है। इसमें शामिल नहीं होते फॉरेनर्स जो इंडिया के अंदर इनकम अर्न करते हैं, क्योंकि वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते। इसके फॉर्मूला को टॉपिक 3 में कवर करेंगे, क्योंकि तब न्यूमेरिकल माइंडसेट से इन्हीं चीजों को समझा जाएगा। नेक्स्ट, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। ये टॉपिक भी काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, लेकिन एक बार लॉजिक समझ आ गया ना तो कभी गलती नहीं होगी। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल यूज के लिए होते हैं, या तो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए जो हाउस होल्ड करते हैं, यानी हम जैसे आम लोग, या इन्वेस्टमेंट के लिए जो फर्म्स करती है। इन पर और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, मतलब ये फाइनली बनके तैयार हो चुके। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं सेम ईयर के अंदर अंदर। इन पर आगे और वैल्यू एड होती है। गोल्डन रूल याद रखना, कोई भी गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट, ये उसकी नेचर से नहीं बल्कि उसके यूज से डिसाइड होता है। आओ ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं। डॉली चाय वाली दूध खरीदती है चाय बनाने के लिए, तो ये हुआ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो दूध को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उससे चाय बनाएगी। मिंकू दूध खरीदता है घर पे पीने के लिए, तो ये हुआ फाइनल गुड, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कंजम्पशन हो रहा है। मोबाइल डीलर प्रिंटर खरीदता है रीसेल के लिए, ये हुआ इंटरमीडिएट गुड। स्कूल प्रिंटर खरीदता है डॉक्यूमेंट से प्रिंट करने के लिए, अब क्योंकि वो प्रिंटर लॉन्ग टर्म तक यूज करेगा तो ये फाइनल गुड्स हुआ। और साथ ही कैपिटल गुड भी, एजुकेशनल होप्स गारमेंट से कपड़ा खरीदता है रीसेल या आगे प्रोडक्शन के लिए, तो ये हुआ इंटरमीडिएट गुड्स। तुम कपड़ा खरीदते हो पहनने के लिए, मींस फाइनल गुड, क्योंकि डायरेक्टली कंजम्पशन हो रहा है। नाउ कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। ये फाइनल गुड्स की दो कैटेगरीज है। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हाउस होल्ड से डायरेक्टली यूज करते हैं, यानी ह्यूमन वांट्स को सीधा सेटिस्फाई करते हैं। तो यार हर सामान की अपनी अपनी लाइफ होती है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स यानी टीवी फ्रिज 1 साल से ज्यादा चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जैसे कपड़े शूज 6 से 12 महीने तक चलते हैं। आई नो इससे ज्यादा भी चल सकते हैं, बट जनरली ऐसा माना जाता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे ब्रेड बटर 2 से 3 दिन में खत्म हो जाते हैं। सर्विसेज जैसे डॉक्टर टीचर लॉयर, ये तो तुम्हें सेम पॉइंट पे कंज्यूम करनी पड़ती है। जैसे अभी तुम मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो समझ भी तो अभी आएगा, ऐसा थोड़ी कि आज पढ़ा और समझ में कल आएगा। कैपिटल गुड्स फर्म से यूज करती है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, जैसे प्लांट मशीनरी बिल्डिंग और अनसोल्ड स्टॉक जो 1 साल से ज्यादा तक होल्ड किया जाए। अगर किसी गुड को फर्म ने खरीदा है और वो 1 साल से ज्यादा प्रोडक्शन में यूज होगा तो वो कैपिटल गुड्स है, और अगर वही चीज हाउस होल्ड ने अपने यूज के लिए खरीदी है तो वो कंजम्पशन गुड बन जाती है। याद रखना दोस्त, कैपिटल कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स दोनों ही फाइनल गुड्स होते हैं जो पूरी तरह से बनके तैयार हो चुके। तो बस आज के लिए इतना ही। टॉपिक नंबर 2 का बचा हुआ ये कॉन्सेप्ट और टॉपिक नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना अगर वैल्यू मिली हो तो, और साथ में हाइप भी। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम नमस्ते बाय बाय टाटा।